एपिसोड 6। मैं किसी अपाहिज से शादी नहीं करूंगी। प्रीति अपने कमरे में तोड़ फोड़ कर रही थी। कीमती वास टूटकर जमीन पर बिखरे हुए थे। तभी उसके कमरे में उसकी मॉम लता देसाई अंदर आती है। वो एक नज़र कमरे की हालत को देखते हैं, फिर प्रीति की तरफ जो इस समय किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। उसने लोअर के साथ शर्ट पहनी हुई थी। तोड़ फोड़ की वजह से उसके बाल बिखर चुके थे और आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर लता जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानती थी इस वक्त वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कह सकती थी। इसलिए वो अपना गुस्सा ठंडा करके प्रीति को खींचकर एक सोफे पर बैठा देती है। ये क्या पागलपन है प्रीति? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है क्या? अपनी माँ की बात सुनकर प्रीति गुस्से में कहती है, तो और क्या करूं मॉम? क्या आप सच में चाहती है उस अपाहिज से मैं शादी करूं? प्रीति की बात सुनकर लता जी कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। उन्हें खामोश देखकर प्रीति गुस्से से कहती है, मॉम, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप कुछ भी करिए लेकिन ये शादी तुड़वाइए। जिस पर लता जी कहती है, प्रीति बेटा शांत हो जा। और वैसे भी तू अपाहिज देख रही है। ये भी तो देख वो कितना ज्यादा अमीर है। पूरे भारत में कुछ ही परिवारों का राज चलता है और उसका परिवार भी उनमें से एक है। इसलिए एक बार फिर से सोच ले। मॉम, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आपको लगता है कि उससे शादी करके कुछ होगा? आपने क्या सुना नहीं है? ये पूरे देश में उसके अपाहिज होने के बारे में बोलते भी नहीं है। वो इतना ज्यादा क्रूर है कि लोग उसके नाम से कांपते हैं। वह लोगों को रातों रात गायब करवा देता है। ऐसे आदमी के साथ रहने का फायदा क्या है? और दूसरी बात, वो आदमी जो अपने छोटे मोटे काम के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो, वो क्या मुझे पत्नी का सुख देगा? प्रीति की बातें लता जी को सही लगती है। फिर भी वह प्रीति से एक बार फिर से कहती है, पर बेटा, हम ऐसे शादी नहीं तोड़ सकते हैं। तुम जानती हो ना, ये शादी बचपन में ही तुम्हारे नानू ने तय कर दी थी। ओह कॉमन मॉम, आप भी किन बातों को लेकर बैठ गई हो? अगर इतना ही अच्छा था तो इस बूढ़े ने अपनी पोतियों की शादी उससे क्यों नहीं करवा देता? वैसे उसके बारे में कुछ पता चला? वो कोमा से जाग गई क्या? प्रीति आराध्या के बारे में पूछते हुए कहती है, बेटा, तुम्हारे नाना ने ये शादी तुम्हारे पापा की वजह से करवाने का फैसला लिया था। वर्षों पहले तुम्हारे पापा ने सारे पैसे बिजनेस में पैसे डूबा दिए थे। उस दिन उनकी मदद मिस्टर रघुवीर प्रताप सिंह ने की थी। एक दिन तुम सब महल में खेल रहे थे। उस दिन वो अपने पोते के साथ महल में आए थे और तुम्हें खेलते देखकर उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि अपने पोते के लिए हाथ मांग लिया। अब किसे पता था वो अपाहिज हो जाएगा? और उस आराध्या के बारे में मैंने महल के नौकरों को बोलते हुए सुना था, उसे होश आ गया है। इसलिए पूरा परिवार हॉस्पिटल गया हुआ है। लता जी उसे बताते हुए कहती है, तभी तो मैं कहूँ आज घर में कोई क्यों नहीं है? सब उस महारानी के पीछे पीछे लगे होंगे। लेकिन वो उस हादसे में बच कैसे गई? मैंने तो सुना था कि उसे सिर में बहुत चोट लगी थी। बट मॉम, कोई उसे मारना क्यों चाहता है? प्रीति लता से सवाल करती है। उसके बाप ने किसी माफिया से पंगा लिया था। उसकी वजह से आस माफिया ने अपनी बीवी और बच्चों को खो दिया था, जिसका बदला वो लोग आज भी लेना चाहते हैं। तुम्हारे पापा ने बताया था वो लोग पागल कुत्तों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। शायद इसलिए पूरे परिवार ने उसे सबसे दूर रखा है। इतने सालों में तो हमने भी उसका चेहरा नहीं देखा है। लता जी गुस्से में कहती है, तुम वो सब छोड़ो, अगले हफ्ते शादी है। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मेरे पास एक प्लान है। लता जी की बात सुनते ही प्रीति की आंखों में चमक आ जाती है।
नाम के कंफ्यूजन की वजह से अब हम सरगुन को आराध्या ही कहेंगे। सरगुन कुछ टाइम तक आराम कर लेंगी। आराध्या आंखें बंद करके लेटी हुई इस घर में अपने बिताए हुए वक्त के बारे में सोच रही थी। धीरे धीरे उसके सामने आराध्या के साथ बिताए पल याद आने लगते। कैसे उसकी फैमिली उसे पैम्पर करती है। उसे अनिकेत को देखकर बिल्कुल भी गलत फीलिंग नहीं आती है, बल्कि अच्छा लगता है कि इस फैमिली में वो आराध्या कितनी खुश है। लेकिन आराध्या के साथ हुआ क्या था? मेंशन की इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी कोई बाहर कैसे जा सकता था यहाँ से? ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। उसके माइंड में एक्सीडेंट की कोई याद नहीं आ रही थी। अगर वो 1 हफ्ते पहले बाहर गई थी तो किसी को पता कैसे नहीं चला? और आराध्या की बुआ चाहे उससे कितनी भी नफरत क्यों न करती, वो उससे मिलने के लिए भी क्यों नहीं आई? और बचपन में वो उसे इतना मारती पीटती क्यों थी? क्योंकि जहां तक आराध्या को मालूम था, उसके माँ बाप की मौत के बाद भी उसकी बुआ का व्यवहार उसके साथ इतना बुरा नहीं था। लेकिन कुछ महीनों बाद ऐसा क्या हुआ कि आराध्या को वह परेशान करने लग गई? क्या कुछ ऐसा है जो आराध्या जानती थी लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था? या फिर जानबूझकर वो बातें उसके दिमाग से निकाल दी गई हो? एपिसोड 7 अवधेश की कहानी में एंट्री। एक तरफ जहां आराध्या के मन में सवालों का सैलाब था, वह आराध्या की बीती हुए जिंदगी के बारे में जानना चाहती है। क्योंकि उसे बहुत सारी बातें तो याद थी, लेकिन ना जाने क्यों हमेशा लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या गड़बड़ है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं उससे कोसों दूर पीएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक आदमी ऑफिस चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी, जिसके धुएं से उसका केबिन भरा पड़ा था। ऐसा लगता है वह न जाने कितनी देर से सिगरेट पी रहा है। तभी केबिन का डोर नॉक होता है। एक दमदार आवाज में ऑर्डर देते हुए वो आदमी बोलता है, कम इन। उसके ऑर्डर के बाद ही बाहर खड़ा शख्स अंदर आता है, क्योंकि बिना परमिशन के उसके केबिन में कोई नहीं आ सकता था। उसके पा के अलावा अगर सफाई करने वाला भी आता तो वो उसके पा की निगरानी में ही आता। 30वें माले पर बने उसके केबिन वाले पूरे फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। 15 बॉडीगार्ड उसके फ्लोर पर तैनात थे। बिना किसी इम्पोर्टेंट काम के कोई भी उससे नहीं मिल सकता था। अपनी क्रूरती के लिए जाना जाने वाला ये शख्स है अवधेश प्रताप सिंह। प्रताप वंश का बड़ा बेटा, प्रताप परिवार का गरूर है। इनका ऑर्डर देते हुए इनका पा अंकुश अंदर आता है। अंकुश प्रताप सिंह एक अनाथ था, जिसे उसके 6 साल की उम्र में अवधेश के परिवार ने गोद लिया था। न उन्होंने उसे अपना नाम दिया, बल्कि समाज में एक अच्छी जिंदगी भी दी। उन्होंने कभी भी अंकुश या फिर परिवार के बाकी बच्चों में भेदभाव नहीं किया है। अंकुश हमेशा से ही प्रताप परिवार का शुक्रगुजार रहा है। वह अवधेश की बहुत इज्जत करता है, क्योंकि एक तो अवधेश उससे उम्र में 3 साल बड़ा है और अवधेश ने हर कदम पर उसका साथ दिया था। इसलिए उसने अवधेश का असिस्टेंट बनना चुना। अंकुश कमरे में आकर अपनी नाक बंद करके सांस रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे चुपचाप खड़े देखकर अवधेश अपनी शरद आवाज में कहता है, अब यहाँ खड़े रहने के लिए आए हो? अगर कोई काम नहीं है तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। को अवधेश की आवाज से होश में आया था, खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, अंकुश, ये इस धुएं से घिरे हुए है जहां इंसान सांस भी न ले सके, और मुझे कहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो हूं। खुद अवधेश, जो अंकुश को मुंह बनाते देख रहा था, फिर से कहता है, अगर तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज ही नौकरी से निकाल देता हूं।
अवधेश की बात सुनकर अंकुश होश में आते ही किसी रट्टू तोते की तरह बोलने लगता है। भाई, दादी ने आपको आज हवेली आने के लिए कहा है। 1 हफ्ते बाद शादी है, तो दादी माँ चाहती है कि आप कुछ दिनों के लिए सबके साथ रहने के लिए आ जाइए। अंकुश की बात सुनकर अवधेश का पारा हाई हो जाता है। वह एक नज़र गुस्से में उसे देखता है, जिसे देखकर बेचारा अंकुश धीमे से कहता है, भाई, दादी का ऑर्डर है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तुमने उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकलवाई क्या? और मैंने तुमसे एक मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई थी। अवधेश अंकुश से पूछता है। आपके टेबल पर रखी हुए है सर। और दोनों फाइल्स। रही बात मिस देसाई की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस लड़की को क्या देखकर दादू ने चुन लिया था। 1 नंबर की अय्याश लड़की है वो। हर दिन क्लब, पब, शराब और शवाब, बस यही है उसकी लाइफ में। ऊपर से उसकी मॉम उसकी सारी गलतियों को ऐसे छुपा लेती है जैसे वो गलतियां कभी हुए न हो। मेरी मानो तो आप उससे शादी ही मत करो। पर आप दादू का डिसीजन भी नहीं बदल सकते हो। अंतिम बात बोलते हुए अंकुश की आवाज लो हो जाती है। अंकुश की खास बात यह है कि जब भी बिजनेस की बात होती तो वो अवधेश को सर ही कहता था। जब बिजनेस न हो तो भाई या बिग ब्रो कहता था। अंकुश की बात सुनकर अवधेश अपना सर हिला देता है। एक फाइल को उठाते हुए कहता है। उसका ऑर्डर मिलते ही अंकुश वहां से छू मंतर हो जाता है। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, अवधेश। उसके जाते ही अवधेश उस फाइल को खोलता है। इस फाइल में किसी लड़की की मेडिकल हिस्ट्री थी। उसके साथ साथ उस लड़की के कुछ फोटोज भी उसमें अटैच्ड थे। अवधेश एक नज़र उस रिपोर्ट को देखता है, फिर उन तस्वीरों को निहारने लग जाता है। कुछ समय निहारने के पश्चात अवधेश अपनी व्हील चेयर पीछे खिसका कर वह संभाल कर उस फाइल को उठाकर अपने डेस्क के एक ड्रॉर में रख देता है। इस ड्रॉर को बिना उसके फिंगरप्रिंट से कोई भी नहीं खोल सकता था। उसके बाद वो एक बार फिर सिगरेट के धुएं में खुद को झोंक देता है। एपिसोड 8 अवधेश प्रताप मेंशन में। अंकुश के जाते ही अवधेश उस फाइल को खोलता है। इस फाइल में किसी लड़की की मेडिकल हिस्ट्री थी। उसके साथ साथ उस लड़की के कुछ फोटोज भी उसमें अटैच्ड थे। अवधेश एक नज़र उस रिपोर्ट को देखता है, फिर उन तस्वीरों को निहारने लग जाता है। कुछ समय निहारने के पश्चात अवधेश अपनी व्हील चेयर पीछे खिसका कर वह संभाल कर उस फाइल को उठाकर अपने डेस्क के एक ड्रॉर में रख देता है। इस ड्रॉर को बिना उसके फिंगरप्रिंट से कोई भी नहीं खोल सकता था। उसके बाद वो एक बार फिर सिगरेट के धुएं में खुद को झोंक देता है। शाम के समय एक बार फिर अंकुश अवधेश के केबिन में एंटर करता है। इस समय अंकुश अपनी फाइल्स में डूबा हुआ था। अंकुश उसके पास जाकर डरते हुए कहता है, भाई, अब हमें घर चलना चाहिए। दादी आपका वेट कर रही होंगी। उसकी बात सुनकर विराज एक नज़र गुस्से से उसे घूरता है, जिसे देख के अंकुश उसे प्लीजिंग फेस दिखा देता है। थोड़ी देर बाद केबिन में अवधेश की शरद आवाज वहां गूंजती है। आधा घंटा बस, मैं वहां नहीं रुकूंगा। आधा घंटा बहुत है उन्हें अपनी मनमानी करने के लिए। उसकी बात सुनकर अंकुश को ऐसा लगता है जैसे उसे सांस आ जाती है। भाई, हम कब निकलने वाले हैं यहाँ से? मुझे कुछ काम है अभी। 15 मिनट बाद निकलेंगे, कहकर वह एक बार फिर अपनी फाइल्स में खो जाता है। आधे घंटे बाद अंकुश एक बार फिर अवधेश के केबिन में आता है। वह अवधेश को ऑफिस चेयर से उतरकर व्हील चेयर पर बैठने में मदद करता है। फिर उसकी व्हील चेयर को लेकर वहां से चल पड़ता है। उनके साथ उसके सभी बॉडी गार्ड भी वहां से निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद वह दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। आधे घंटे बाद
अवधेश की गाड़ी प्रताप सिंह की खानदानी हवेली के सामने रुकती है। अंकुश पैसेंजर सीट से निकलकर डोर खोलता है। इतनी देर में एक बॉडीगार्ड अवधेश की व्हील चेयर को निकाल कर ले आता है। अंकुश और बॉडीगार्ड की मदद से वह व्हील्स चेयर पर बैठ जाता है। अंकुश व्हील चेयर को पीछे से पकड़कर हवेली के अंदर आ जाता है। जब वह हॉल में आ जाते हैं तो वहां उन्हें पूरा परिवार देखने को मिल जाता है, जो उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। एक 70 साल की औरत खुश होते हुए सोफे से उठकर उसके सामने आ जाती है। अवधेश बेटा, तुम आ गए। मैं ठीक हूँ दादी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अवधेश बिना किसी एक्सप्रेशन से उनसे पूछता है। उर्मिला जी, जिन्हें अवधेश के इस तरह के बिहेवियर की आदत बचपन से थी, हंसते हुए कहती है, क्यों मैं अपने पोते को घर नहीं बुला सकती हूँ? तुम तो हमें वहां आने नहीं देते हो, ना ही खुद आते हो। अब तुम यहाँ आ गए हो तो एक रात तो यहाँ रुक सकते हो ना बेटा? अपनी इस बुढ़ी दादी के लिए हो सही। बोलते बोलते वो इमोशन हो जाती है। मैं यहाँ सिर्फ आधे घंटे के लिए आया हूँ। आपको जो भी बताना है बताइए, मैं फिर वापस जा रहा हूँ। अवधेश की शरद आवाज वहां गूंज जाती है, जिसे सुनकर सभी लोग सहम जाते हैं। हॉल में इस समय उर्मिला जी के अलावा अवधेश के डैड केशव प्रताप सिंह, उसकी स्टेप मदर राधिका जी, चाचा मोहन प्रताप सिंह और चाची मोहिनी थे। वो सब अवधेश के गुस्से से अच्छी तरफ वाकिफ थे। 1 साल पहले हुए हादसे की वजह से अवधेश की कोल्ड पर्सनैलिटी और ज्यादा कोल्ड हो चुकी थी। वह इमोशन लेस हो गया था। वहीं दूसरी तरफ एक कॉपी लेकर कुछ चीजें नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि एक चीज जो वो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि उसे इस पिंजरे से कोई बाहर नहीं निकाल सकता था। उसे खुद को ही कुछ करना होगा। उसे यह आए हुए 4 दिन हो गए थे। उसके आने के अगले दिन ही राधिका जर्मनी के लिए निकल चुकी थी। उसमें पास तो अब बातें करने के लिए भी कोई नहीं था। घर के सब नौकर उसके पास आने से डरते थे, क्योंकि अनिकेत का सख्त ऑर्डर थे कि कोई भी आराध्या के क्लोज न जाए। विला में सिक्योरिटी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी हुई थी। आराध्या की सुरक्षा ऐसी तो जैसे किसी वीवीआईपी के लिए हो। आराध्या। इन सब के बीच में आराध्या के शरीर में स्थित सरगुन का सांस घुट रहा था। मेहता परिवार में जब उसका मन करता वो सिक्योरिटी को भेष बदलकर चकमा देके भाग जाती थी, लेकिन आराध्या के घर के सिस्टम का उसे ढंग से अंदाजा नहीं था। इवन आराध्या को भी मालूम नहीं था, जिससे एक बात तो समझ आ जाती है कि आराध्या बहुत ही इनोसेंट है। उसके परिवार और 2 दोस्तों के अलावा उसे किसी से मिलने नहीं मिलता था। वो दोस्त भी उसके बचपन के थे। एपिसोड 9, सौम्या और आकाश, खानदानी कंगन और राधिका की जिम्मेदारी। आराध्या अपनी सोच में गुम थी जब उसके रूम का दरवाजा जोर से धमकी आवाज से खुलता है और दौड़ते हुए अचानक से 2 फिगर उसके ऊपर कूद जाते हैं, जिसकी वजह से आराध्या की चीख निकल जाती है। ओह माय बेबी, तुम कैसी हो? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अगर हमें पता होता कि बाहर जाने से तुम्हारी जान को सच में खतरा है तो हम तुझे कभी बाहर लेकर नहीं जाते। वैसे तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हारे दिमाग के स्क्रू ढीले या गुम तो नहीं हुए हैं? अपने ऊपर यूं सवालों की बरसात होने से आराध्या परेशान हो जाती है। वह उन दोनों के नीचे दबी हुई थी। वह कुछ बोलती उससे पहले ही, आदू तू चुप क्यों है? कहीं तेरे सर में चोट लगने की वजह से तेरी आवाज तो नहीं चली गई? आराध्या जो पहले ही इन लोगों के नीचे दबी हुई थी, जो उसके ऊपर से उठने का नाम नहीं ले रहे थे पर सवाल दुनिया भर के पूछ रहे थे, गुस्से में आ जाती है।
अपने दांत पीसते हुए कहती है, अरे आराध्या कुछ तो बोल ना बेबी। आराध्या की बात सुनकर वो दोनों होश में आते हैं, फिर उस पर से हटने के बाद उसे हग कर लेते हैं। ये है सौम्या और आकाश, आराध्या के बचपन के दोस्त। जो आराध्या की उल्टी सीधी जिद जो अनिकेत और उसका परिवार पूरी करने से मना कर देता है। ये दोनों उसी काम को करते हैं। बदले में दोनों अनिकेत की डांट और पनिशमेंट दोनों भुगतते हैं। किसी भी सीधे हो रहे काम में टांग अड़ाना ये अपना परम कर्तव्य समझते हैं। दोनों उम्र में आराध्या के बराबर ही थे। सौम्या और आकाश दोनों ही जुड़वा भाई बहन है। वो आराध्या के डैड के दोस्त और आईपीएस ऑफिसर के बच्चे थे, जिनकी मौत आराध्या के पेरेंट्स के साथ ही हो गई थी। उनकी बीवी पहले ही उन्हें छोड़कर किसी और से शादी कर चुकी थी। उनके डैड की डेथ के बाद जब वो लोग उन्हें अनाथ आश्रम छोड़ने लगे तो आराध्या के दादू ने उन्हें एडॉप्ट कर लिए था। लेकिन इन दोनों को भी कभी आराध्या की तरह सबके सामने नहीं लाया गया था। पर उन्हें नॉर्मल लाइफ देने के लिए राजवंश परिवार ने पूरी कोशिश की थी। उन्होंने उनके होने के पूरे रिकॉर्ड ही जला दिए थे और फिर उन्हें नई पहचान दी सौम्या और आकाश ठाकुर की। ठाकुर जो उनके डैड का सरनेम था, वह दोनों ही बहुत चंचल मन के थे। एक अच्छे एलीट स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे। अच्छी फैसिलिटी मिलने और हेरिडिटी के कारण दोनों ही अपने स्कूल के टॉपर्स में आते थे। आराध्या जब भी उनसे बाहर की दुनिया की बातें सुनती तो उसका भी मन मचल जाता था बाहर जाने के लिए, और उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए ये दोनों उसे घर से भगाकर दोस्त के बर्थडे पार्टी में ले जाते हैं, जहां पर हुए हमले के कारण आराध्या जख्मी हो जाती है। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से उन्हें अनिकेत से अच्छी खासी डांट पड़ती है और उन्हें एक हफ्ते तक कोई भी गैजेट यूज करने से मना कर देता है। वो दोनों एक हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और तो और अपना फेवरेट खाना भी नहीं खा सकते थे। अनिकेत उन दोनों फूडी भाई बहन को डाइटिंग पर डाल देता है। आराध्या अपनी पूरी कोशिश करके उनके बारे में ये सब याद करती है। वह एक नज़र अपने दोनों और बैठे राहु और केतु को देखती है, जो किसी पप्पी की तरह उसे देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए उसकी दादी उर्मिला जी कहती है, अवधेश, अवधेश अपने गुस्से पर काबू रखिए, और हमने आपको रुकने के लिए ही कहा था। खैर अब आप यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हमने आपको होने वाली दुल्हन के लिए कुछ सामान तैयार करवाया है। उनके शादी के जोड़े से लेकर उनके लिए भेजे जाने वाले गहने तक। कहकर उर्मिला जी राधिका को इशारा करके उन्हें लाने के लिए कहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक बार इन सबको ढंग से देख ले। इनमें कुछ गहने आपकी माँ मीरा के हैं, जो उन्होंने अपनी बहू के लिए रखे थे। ये सिर्फ गहने नहीं, आपकी माँ का आशीर्वाद है, आपको और आपकी होने वाली दुल्हन के लिए। उर्मिला जी राधिका के लाए हुए कुछ बॉक्स उसके सामने रख देती है। अवधेश उनमें कुछ गहनों को पहचानता था। वह खुद अपनी व्हील चेयर को वहां ले जाकर उन सब गहनों को जो उसकी माँ से संबंधित थे अलग कर देता है। उनमें से एक खानदानी कंगन का जोड़ा जो घर की बड़ी बहू को दिए जाते हैं, वह राधिका की तरफ बढ़ा देता है। मेरी माँ इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन बरसों से उनके जाने के बाद आपने इस घर की बड़ी बहू होने का हर फर्ज निभाया है। ये कंगन शायद बहुत पहले दादी को उसके सही हकदार को दे देने चाहिए थे। घर के सभी सदस्य, मौजूद सदस्य उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि प्रताप फैमिली का हर सदस्य जानता था कि अवधेश अपनी मॉम और उनकी चीजों के लिए कितना ज्यादा पोसेसिव था। वहीं उसकी बात सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अवधेश ने कभी उसे अपनी मां नहीं माना था।
वह उन्हें मिसेस प्रताप ही कहता था। वह मना करने वाली थी जब अवधेश बिना किसी इमोशन से कहता है, ये कंगन मेरी माँ के नहीं, इस घर की बड़ी बहू के ओहदे के हैं मिसेस प्रताप। और आज से ये कंगन आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए ध्यान रखिएगा फ्यूचर में आप इन्हें ऐसे ही किसी को न दें। पहले उस इंसान को परखे जाने तभी ये कंगन दें। बात से सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि राधिका के बाद ये कंगन अवधेश की बीवी को दिए जाने थे। इसलिए शादी में प्रताप फैमिली की तरफ से ये कंगन सगुन की थाल में रखे जाने थे। इसलिए अवधेश के कहने के का मतलब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी झिझकते हुए राधिका वो कंगन ले लेती है अवधेश की, जिसके बाद अवधेश अपनी माँ से जुड़ी हुई सारी ज्वेलरी के बॉक्स को अंकुश के पास ले जाता है, कहकर वह अपनी व्हील चेयर को बाहर की तरफ मोड़ देता है। उसकी व्हील चेयर एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी, जिसे वो अपने टैबलेट या फिर मैनुअली ऑपरेट कर सकता था। जो गहने बच गए हैं, आप इनमें से जो देना चाहती है दे सकती है, लेकिन मेरी माँ के गहने हर किसी के लिए नहीं हैं। वहीं अंकुश भी अपनी दादी की तरफ सर झुकाकर उसके साथ साथ वहां से निकल जाता है, जबकि घर के दूसरे सदस्य सिर्फ उसकी बातें समझते और जाते हुए देखते रह जाते हैं। एपिसोड 10 कैद। अवधेश अपने पर्सनल विला लौट चुका था। ये विला शहर के शोर शराबे से दूर शांत जगह पर था, क्योंकि अवधेश ने पहले ही 50 एकड़ की जमीन वहां ले ली थी, जहां उसके 4 एकड़ में सिर्फ विला था। बाकी में एक बाउंड्री वॉल के बाद एक एनिमल शेल्टर, जहां गायें रखी हुई थी। ऑर्गेनिक खेती के लिए फार्म थे और तरह तरह के फ्रूट्स के पेड़ पौधे लगाए हुए थे। विला से पीछे की 500 मीटर की दूरी पर छोटी सी पहाड़ियां थी, जिसके आसपास का इलाका जंगल का था। पास ही बहता झरना और लेक इस जगह को 4 चांद लगाए हुए थे। ये जगह अपने आप में किसी जन्नत से कम नहीं थी। वहीं एक बड़ा सा गार्डन उस ग्रे, लाइट क्रीम, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन से मॉडर्न तरीके से बनाए हुए घर की शोभा को बढ़ा रहा था। अवधेश के विला को छोड़कर बाकी जगह कई बार फिल्मों की शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। अब विला का तारीफ बहुत हो गई, क्योंकि इसका यूज आगे कहानी में होगा, इसलिए पहले बता दिया। इस समय अवधेश हॉल में बैठा हुआ था। उसके हाथों में वही गहनों के बॉक्स थे जो वो हवेली से लेकर के आया था। इन गहनों से उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई थी। वह महज 4 साल का था जब एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसके डैड ने राधिका से शादी की थी, लेकिन वह कभी उसे माँ के रूप में नहीं स्वीकार कर पाया। हालांकि राधिका उसकी बहुत केयर करती थी। उसने कभी भी उसके साथ गलत करने की नहीं सोची थी। पर वह अवधेश ही था जो मीरा की मौत के बाद अपने में ही सिमट गया था। उसकी मॉम ने वो गहने उसके जन्मदिन की फोटोज में पहने हुए थे, इसलिए इन गहनों को वो अच्छे से पहचानता था। वह वहां से अपने व्हील चेयर को लिफ्ट की तरफ मोड़ देता है। लिफ्ट में जाने के बाद वह 3rd फ्लोर पर जाता है। 3rd फ्लोर पर 2 विंग थे। एक तरफ अंकुश के कमरे के साथ 4 और रूम थे जो उसके दूसरे भाई बहन के थे, जबकि अवधेश की साइड उसका मास्टर बेडरूम, एक स्टडी रूम, एक एक्स्ट्रा रूम और बड़ा सा टेरेस था जिसमें उसके रूम से ही जाया जा सकता था। वह लिफ्ट से अपने रूम में ना जाकर उस एक्स्ट्रा बंद कमरे की तरफ जाता है। उस कमरे में उसकी मॉम की यादें बसती थी। वह एक अलमीरा में उन गहनों को सेफली रखकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ आराध्या घूरते हुए आकाश और सौम्या को देख रही थी। आदू प्लीज ऐसे तो मत घूर, मेरा 300 ग्राम का दिल डर रहा है तुझे ऐसे देखकर। हाँ आदू, हमें सच में पता नहीं था बाहर जाने की वजह से इतना बड़ा कांड हो जाना है।
सौम्या आराध्या की बाजू पकड़ते हुए कहती है। आराध्या, जिसे अपनी यादों में इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत याद था, उसी के बेस पर कहती है, ठीक है ठीक है, तुम दोनों ने मेरी भलाई के लिए ही मुझे बाहर लेकर गए थे, पर अब हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे। तुम्हें क्या पता हॉस्पिटल में रहना क्या होता है। सौम्या और आकाश भी उसकी बातों में अपनी सहमति दे देते हैं। तभी सौम्या उससे पूछती है, आदो, तूने तो हमें डरा ही दिया था। पता है, अनिकेत भाई ने हमें पुनिशमेंट के नाम पर रूम में बंद कर दिया था। वो तो हमें आंटी मेड से पता चला कि तू कोमा में चली गई है और हम तुझसे मिलने भी नहीं आ सकते थे। सौम्या की आवाज में उदासी आ जाती है। वैसे आदू, तुम्हें पता है, प्रीति दीदी की शादी में अब 4 दिन ही रह गए हैं। देखो ना, रिधिमा दीदी शादी के कुछ दिन पहले ही जर्मनी के लिए चली गई। कम से कम हम उनसे रिक्वेस्ट करके शादी में जाने के लिए तो कह सकते थे। हाँ, तुम लोगों को अजीब नहीं लगा रिधिमा दीदी का ऐसे घर से जाना? और हम शादी में क्यों नहीं जा सकते हैं? आकाश मुंह बनाते हुए कहता है, जिसे देखकर आराध्या भी कहती है। उसके ऐसे सवाल पर आकाश उसके बाजू पर हल्के से मारते हुए कहता है, अजीब कुछ नहीं है। भाई ने कहा कि वो तुझे भी वहां भेज देंगे। मुझे लगता है आपकी तरह रिधु दीदू की जान को भी खतरा होगा, इसलिए उन्हें भेजा है। और शादी में तुझे पता है, हम दोनों 1 महीने के लिए ग्राउंडेड है। हम बाहर नहीं जा सकते हैं और तुम्हें भी कोई नहीं जाने देगा। सौम्या पाउट करते हुए कहती है। वहीं आराध्या उनकी बात सुनकर अपने मन में ही, बड़ी अजीब बात है, घर में बेटी की शादी है, उसकी बहन विदेश चली जाती है और आराध्या भी घर से बाहर नहीं जा सकती है। पर मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। मुझे उन लोगों से अपना बदला भी लेना है, लेकिन कैसे? इस कैद खाने में रहकर तो कुछ नहीं हो सकता है। इवन आराध्या के पास तो फोन भी नहीं है, क्योंकि उस दिन एक्सीडेंट में उसका फोन टूट गया था। उसे अभी तक किसी ने फोन नहीं लाकर दिया था। आराध्या को खुद में ही खोते देखकर सौम्या उसे हिलाते हुए कहती है, तुम कहाँ खो गई अब? आराध्या उन्हें झटका देते हुए कहती है, पर हमारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं और भाई हमें बाहर नहीं जाने देंगे। तुम नहीं जानती, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, भाई ने उन सभी बॉडीगार्ड जो यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए थे, सबको गोलियों से भून दिया था। गार्डन में ऐसा लग रहा था मानो खून की होली खेली गई हो। आकाश उस दिन को याद करते हुए कहता है। उसके शरीर पर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते थे इस दिन को याद करके, जब उसने और सौम्या ने वो भयानक मंजर अपने रूम से देखा।